जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है और साइंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है करियर बनाने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए। तो आज हम एक ऐसे ही ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट। एक ऐसा ट्रस्ट है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और आज हमारे बीच में मध्य भारत का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी व्यास आपका स्वागत करती हूँ SRI टाइम के शो टेबल टॉक में। आज हमारे टेबल टॉक के जो गेस्ट है श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर ओम त्रिपाठी जी, जो एडमिशन, PR और IT के हेड है। धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए। थैंक यू तुलसी फॉर इनवाइटिंग मी आप अपने टेबल टॉक शो पे। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फार्मेसी की जो अहमियत है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाल फिलहाल में जो कोविड हुआ था उसमें फार्मेसी की हेल्प से ही हम आज निकल पाए और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाए। तो फार्मेसी के जो कोर्सेज है आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें क्या क्या कोर्सेज है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। जी बिल्कुल तुलसी, आपने बोला कि फार्मेसी जो साइंस है आज के टाइम में बहुत ही डेवलप हो गई है, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज आपको फार्मेसी के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फार्मेसी होती क्या चीज़ है। फार्मेसी को अगर मैं एक सामान्य भाषा में परिभाषित करूँ तो फार्मेसी जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी मेडिसिन की खोज करना, उसको बनाना, उसका वितरण करना, उस पर निगरानी करना इत्यादि चीज़ों को अगर मैं सम्मिलित करूँ तो ऐसे विज्ञान को मैं फार्मेसी विज्ञान बोलूँगा। ये सारी प्रैक्टिसेस फार्मेसी के अंदर आती हैं। अब फार्मेसी की ये साइंस अपने अंदर बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन करती है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज जिनको हम D-Pharma बोलते हैं। B-Pharma ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, इसको डिग्री कोर्स भी बोलते हैं। इसमें एक स्नातकोत्तर भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होता है जिसको M-Pharma बोलते हैं। इसमें रिसर्च भी होती है, इसमें PhD भी होती है। तो इन सब कोर्सेस भी फार्मेसी में सम्मिलित किए गए जिससे हमारे फार्मेसी साइंस में निरंतर रिसर्च होती रहे, उस पर काम होते रहे, मेडिसिन जो सोसाइटी के लिए अफोर्डेबल कास्ट में प्रोवाइड की जा सके, लोगों के लिए सेफ हो। तो ये सब सारी चीज़ों को फार्मेसी के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो सर, जो आपका इंस्टीट्यूट है रावतपुरा, वो बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान है तो हम सभी जानते हैं और इसके कई सारे इंस्टीट्यूट अन्य अन्य राज्यों में भी है। तो किन किन राज्यों में आपकी ये संस्थान है और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो साइंस फार्मेसी के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं श्री रविशंकर महाराज, परम पूज्य श्री रविशंकर महाराज जी जो हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, एंड वाइस चेयरमैन डॉक्टर JK उपाध्याय की लीडरशिप में आज हमारा जो ट्रस्ट का शैक्षणिक संस्थान है वो मध्य भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा ग्रुप है। हमारे ट्रस्ट में फार्मेसी कोर्सेज की बड़ी महत्वता दी जाती है क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत ही बून है। हमारे पास अगर ट्रस्ट में बोलूँ तो ट्रस्ट की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संस्थाओं में फार्मेसी कोर्स संचालित होते हैं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ का जो हमारा फार्मेसी कॉलेज है जो कुम्हारी स्थित है, अगर मैं बोलूं तो वो महाराज जी और आशीर्वाद से और डॉक्टर JK उपाध्याय सर वाइस चेयरमैन की लीडरशिप में वो आज की डेट में, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संस्थान है फार्मेसी में। वहाँ पे जो बच्चों का एडमिशन होता है उसमें बच्चे वही एडमिशन पाते हैं जिनका इंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी अच्छी रैंक आती है। तो छत्तीसगढ़ की बात मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में एक कुम्हारी कैंपस है जहाँ पर हमारा फार्मेसी कॉलेज है जिसको श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। यहीं पर ही हमारा एक विश्वविद्यालय है जो कि रायपुर कैंपस में स्थित है। यहाँ पर भी हमारे फार्मेसी कोर्स संचालित होते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, D-Pharmacy। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में हमारे 4 कैंपस में फार्मेसी कोर्स संचालित हो रहे हैं। उसमें अपना जबलपुर कैंपस आता है, सागर कैंपस आता है, चित्रकूट कैंपस आता है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक झांसी स्थान पड़ता है, वहाँ पर भी हमारा एक फार्मेसी कॉलेज है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये हमारे फार्मेसी ग्रुप का जो मैंने आपको बताया, ये हमारे सारी संस्थाओं का विवरण है जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झांसी में संचालित हो रही है। सर, एफिलिएशन कहाँ से आपके संस्थान का? बिल्कुल मैम, देखिए हमारे पास जो संस्थाएं हैं इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी संस्थाएं होती हैं उनमें एक सेंट्रल बॉडी गवर्न करती है और जिस स्टेट में वो कॉलेज स्थित है उस स्टेट के रूल्स भी सम्मिलित होते हैं। तो कोई भी फार्मेसी कॉलेज है वो तभी संचालित हो सकता है, उसको ये माना जाता है कि वैलिड कॉलेज है जब वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होगा। फिर बात मैं करूँ, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जितने हमारा जो कुमारी कैंपस का कॉलेज है
वो हमारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड का मतलब ये है कि वो कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। मैं अपने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय फार्मेसी वाले बात करूँगा तो वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश के जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं वो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध हैं और पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश का भी कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से समृद्ध है। सर, जो आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे है? क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, मतलब कैसे है? बिल्कुल सही मैम, ये बहुत आपने मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जो बच्चों के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो 12th पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है और ये उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है जब वो फार्मेसी कोर्स में एडमिशन्स के लिए आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी जो फार्मेसी संस्थाएँ हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सेंट्रल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी फार्मेसी कॉलेज की टेक्निकल चीज़ों से लेके, और एक एडमिशन, जहाँ एडमिशन के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वहाँ के उस राज्य के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की गाइडलाइंस होती हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने राज्य के फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। मैं सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बताना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करना चाहूँगा। तो छत्तीसगढ़ में जो बच्चे एडमिशन फार्मेसी कॉलेज में लेना चाहते हैं उनको व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक एग्ज़ाम होता है, CGPPST के नाम से उसको हम जानते हैं। CGPPST का एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो मार्क्स आते हैं, जो रैंक बनती है, उसके आधार पे आपको काउंसलिंग में बैठते हैं, उसी आधार पे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है ये छत्तीसगढ़ में अप्लाई होती है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ की गाइडलाइंस होती हैं कि 12th में बच्चे को कितने % मार्क्स होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जनरल के बच्चों के लिए PCM में लगभग मिनिमम 45% मार्क्स होना ही चाहिए और SC/ST की बात करूँगा तो उसमें 40% होना चाहिए। ये B फार्मा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह D फार्मा के लिए भी यही चीज़ ज़रूरी है और ये दोनों एग्ज़ाम व्यापम ही करवाता है। अब मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में फार्मेसी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। वहाँ की डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये बोलती है कि जो आपके 12वीं में मार्क्स हैं उसके आधार पे आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। जो बच्चे फार्मेसी कॉलेज में मध्य प्रदेश में एडमिशन्स लेते हैं वो MP ऑनलाइन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उनके जो 12th के मार्क्स होते हैं वो वहाँ पर उनके उसी आधार पे उनको कॉलेज का अलॉटमेंट दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर मिनिमम % मार्क्स की, तो वहाँ पर कोविड के बाद से अभी कोई एलिजिबिलिटी मार्क्स पे नहीं दिखाई, मतलब आ रही है। अभी सभी का एडमिशन्स विदाउट मार्क्स में कोई बाउंडेशंस के हो रहे हैं। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के फार्मेसी कॉलेज में वहाँ का जो डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन है उनकी गाइडलाइंस है कि वहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है। उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है UP सेट है। UP सेट के एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो नंबर्स आते हैं उस पर मेरिट बनती है, उसी के आधार पे आपको एडमिशन्स मिलते हैं। तो ये सारी एडमिशन प्रक्रिया थी जहाँ के बच्चे हैं वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे होता है, मध्य प्रदेश में कैसे होता है और उत्तर प्रदेश में कैसे होता है। धन्यवाद सर। अगर मैं आपसे पूछूं, जब बच्चे 12th पास आउट होते हैं तो जब कॉलेज सिलेक्शन करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कॉलेज प्लेसमेंट। तब जाके वो किसी कॉलेज, जिस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता है वहाँ पे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाके एडमिशन लीजिए। तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट स्कोप क्या है? मैम, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई पेरेंट्स किसी भी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने आता है तो सबसे पहले वो यही जानकारी लेता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि बच्चा कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है और प्रोफेशनल कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा इस कोर्स करने के बाद एक अच्छी MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी में जॉब पाए। क्योंकि MNC कंपनी के बारे में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो वाइस चेयरमैन से डॉक्टर JK उपाध्याय सर हैं, वो प्लेसमेंट को लेके बहुत ही फोकस रहते हैं। उनका मानना है कि हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी कंपनियों में प्लेस हों। इसके लिए हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बनाए गए हैं। उस ट्रेनिंग प्लेसमेंट में ये गाइडलाइंस दी जा रही है कि बच्चों को आपको कैसे तैयार करना है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कैंपस टू कॉर्पोरेट। इसका मतलब ही होता है कि बच्चे जब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हम उनको MNC कंपनी में इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, उनके कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, इनकी सारी
सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, इनकी सारी अभ्यास कराते हैं। इससे बच्चा जब वो फाइनल इंटरव्यू में बैठता है तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है और काफ़ी सफल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुम्हारी स्थित जो हमारा फार्मेसी कॉलेज है वो छत्तीसगढ़ का टॉप 1 कॉलेज है। छत्तीसगढ़ का टॉप 1 कॉलेज है, वहाँ हमारे देश की विदेश की जो बड़ी कंपनी है फार्मेसी की, वो आती है बच्चों को इंटरव्यू के लिए आती हैं, यहाँ अपना प्लेसमेंट कंडक्ट करती हैं। मैं नाम भी आपको बताना चाहूँगा, आपने मैक्लोइड्स का नाम सुना होगा, आपने नेस्ले का नाम सुना होगा, आपने एलेम्बिक का नाम सुना होगा, आपने सिस्टमोटिक का नाम सुना होगा। ये सारी एमएनसीज कंपनी हमारे कैंपस में बच्चों को ले गई हैं और ये हर साल आती हैं। ये सारी कंपनी हमारे साथ हर साल अप्रोच करती हैं और मतलब हमारे बच्चों के लिए प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करती हैं और हमारे बच्चे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ सेलेक्ट भी होते हैं। तो फार्मेसी में प्लेसमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंस है और उसके लिए हमारे सारे कॉलेज एक ही पॉलिसी में काम कर रहे हैं और हमारा मानना होता है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट दे सकें। हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जो कंपनियाँ आई हैं, जो कंपनियाँ आने वाली हैं, उनकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर भी पड़ी रहती है। वेबसाइट का हमारा जो एड्रेस है www.sri.ac.in, उसमें कोई भी स्टूडेंट जाके हमारे कॉलेज के पास्ट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। वहाँ पे सारी कंपनी दी गई है कि ये कंपनी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई थी। थैंक यू सर, आपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छी बात बताई। तो मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके संस्थान में एडमिशन लें और अच्छा प्लेसमेंट पाएँ। तो सर, जैसे कि आपका जो संस्थान है श्री रावत गृह सरकार, एक काफ़ी बड़ा शैक्षिक संस्थान है, तो हम सभी जानते हैं। तो जाहिर है कि आप पीआर भी संभालते होंगे, तो आप अपने संस्था के पब्लिक रिलेशन को कैसे हैंडल करते हैं? मैम, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं थोड़ा सा आपको एक पर्सनल भी चीज़ बताना चाहूँगा। मुझे थोड़ा सा मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस ज़्यादा पसंद है। हूँ तो मैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट टेक्निकली कामों के साथ मुझे ये सोशल की चीज़ें बहुत पसंद हैं। और ये तीनों डिपार्टमेंट जो है ना, अगर मैं इनकी बात करूँ तो तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। मतलब तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो आज आपने सुना होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर नहीं कर पाएंगे। सकते, बिल्कुल सर। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक रिलेशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं। पब्लिक रिलेशन भी हमारा एडमिशन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरह से जुड़ा हुआ है। कि सर, पब्लिक रिलेशन यस, इमेज बिल्डिंग का काम तो करता ही है और आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल आपने सही बोला। पब्लिक रिलेशन के माध्यम से हम पब्लिक में लोगों को बता पाते हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे विजन्स क्या हैं, हमारे मिशंस क्या हैं फार्मेसी कॉलेज के, हम पब्लिक में बता पाते हैं। इसके लिए हम इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी आप खबरें आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। लगातार मतलब खबरें आती रहती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। आज हमारे अच्छी लाइजनिंग की वजह से हमारे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमारे सभी मीडिया से अच्छे रिलेशंस हैं। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं इसके लिए अपनी पब्लिक रिलेशन टीम को बधाई देना चाहूँगा, जो कि एक होनहार टीम है, यंग लोगों की टीम है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, प्रयास करते हैं चीज़ों को अच्छा करने के लिए और निरंतर इस बात पे मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम इसको कितना अच्छा कर सकें। तो हमारा मैम यही मानना है कि हम आईटी, पब्लिक रिलेशंस और एडमिशन तीनों को आपस में जोड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पब्लिक रिलेशंस के थ्रू एडमिशन की भी हेल्प कर रहे हैं, हम आईटी के थ्रू एडमिशन्स की भी हेल्प कर रहे हैं। तीनों की कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर काम करते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जैसे आपको बताया कि मुझे मार्केटिंग पसंद है, मुझे थोड़ा सा इंटरनल इस चीज़ में अच्छा लगता है, मुझे लोगों को कन्विंस करना अच्छा लगता है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1 साल से मतलब एडमिशन इंचार्ज बना हूँ। एडमिशन का डिप्टी डायरेक्टर सर ने मुझे मतलब वाइस चेयरमैन हमारे ट्रस्ट के, उसमें भरोसा दिखाया और उन्होंने मुझे विभाग भी दिया। तो काफ़ी मेरे लिए नया था क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, आप जैसे समझते हैं कि ज्योग्राफिक एरिया में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और वो सब चीज़ें मुझे देखने को मिली, सीखने को मिली। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना मुझसे हो सकता था मैंने प्रयास किया, उसमें प्रयास किए और एडमिशन्स के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। सर, जो 2022 और 23 के जो एडमिशन है फार्मेसी में, क्या आपके कॉलेज में हो चुके हैं या होने वाले हैं? मैं बताना चाहूँगा 2022 और 23 के जो एडमिशन्स होने हैं वो छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी पीसीआई के कुछ लेट इंस्पेक्शंस की वजह से कुछ डिले हुए हैं, लेकिन
बहुत ही जल्दी फार्मेसी छत्तीसगढ़ में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की भी काउंसलिंग रुकी हुई है, पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये आई थिंक कि नवंबर और दिसंबर के बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो मैं छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि 22 और 23 के एडमिशन जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो वो एडमिशन ले सकते वो हैं। एडमिशन ले सकते हैं। अभी एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। अभी गाइडलाइंस डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की नहीं आई, जैसे आएंगे वैसे एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एमपी में भी एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया रोकी गई है, उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आई थिंक मेरे मानना है कि ये एडमिशन प्रक्रिया लगभग दिसंबर के अंत तक जाएगी। दिसंबर के अंत में ही 22 और 23 की एडमिशन प्रक्रिया होगी। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच। अगर जो बच्चे रावतपुरा में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपना करियर फार्मेसी में बनाना चाहते हैं तो वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये थे हमारे साथ मिस्टर ओम त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें इतने फार्मेसी के जो करियर कोर्सेज है उनके बारे में बताया। अगर आप ऐसे और दिलचस्प सब्जेक्टों के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए SRI टाइम्स के शो टेबल टॉक में।